10, बड़ा ही अच्छा सेक्शन है, कॉम्पोजिशन स्कीम। आपको ध्यान है मैंने कुछ बात भी करी थी इस पर, है ना, लास्ट क्लास में ध्यान है कुछ बात हुई थी। हाँ, आइए अब जरा एक बार देखते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। नहीं, स्कीम स्कीम तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री में नाम बदल दो। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना। देखो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि, और मैं ना यहाँ पे जो चीज़ें लिखूंगा मतलब वो आप इनपुट्स ले लेना उसके, ठीक है, और अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो आप बना लेना, ठीक है। आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी एक कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली एक शॉप लेता है। सो लेट सपोज 1/4/24 है, सो दिस इज फाइनेंशियल ईयर 24-25, एंड लेट सपोज कि बंदे ने जो बिजनेस स्टार्ट करा ऑन 1 अप्रैल स्टार्ट करी, क्या उसको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे लेनी होती है? नहीं। हाँ, जब I mean वो सेल करना शुरू कर सकता है, कोई भी दुकान खोले इधर, नहीं, क्या वो सेल कर सकता है? कर सकता है। क्या उसने रजिस्ट्रेशन ली हुई है? नहीं ली हुई। कितने अमाउंट तक सेल कर सकता है? जनरली अमाउंट होता था 20 लाख, और मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 20 लाख, आप क्या हो जाते हैं बच्चे? लायबल टू बी रजिस्टर्ड। और फिर मैंने आप लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन चैप्टर करा था, जिसमें हमने देखा था कि पार्ट ए भरेंगे, पार्ट बी भरेंगे, वो कितने दिन में, आधार ऑथेंटिकेशन, क्या क्या बातें करें। और मुद्दे की बात ये थी कि जैसे ही आप लायबल होते हैं, आपको कितने दिन में अप्लाई करना होता है। अप्लाई कौन से फॉर्म में होता था? REG-01 एक फॉर्म होता था जिसमें आप अप्लाई करते थे। कितने डेज में अप्लाई करना होता था बच्चे? 30 डेज। ये चैप्टर इधर ही है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, मतलब जब आप ये फॉर्म्स भर रहे होंगे, REG-01 भर रहे होंगे आप, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉर्मल स्कीम लेना चाहते हो या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है बच्चे, नॉर्मल स्कीम क्या होता है कि भाई सामान बेचोगे आप, GST चार्ज करोगे, कस्टमर आएगा, GST चार्ज करोगे। और कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है? एक बेनिफिशियल स्कीम है, छोटे दुकानदार के लिए निकाली गई। अब मुझे एक बात बताइए, एक छोटे दुकानदार के लिए क्या कंप्लायंसेस आसान है या डिफिकल्ट है? इन व्हाट सेंस डिफिकल्ट है? उसको हायर करना पड़ेगा किसी को, उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, ठीक है ना, खुद तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि छोटे दुकानदार नॉर्मल स्कीम में जाए, ठीक है। तो वो क्या प्रेफर करते होंगे? कॉम्पोजिशन स्कीम। अब सवाल ये है सर, कॉम्पोजिशन स्कीम ऐसा क्या बेनिफिट दे देगी? अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया, आपको टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करना है। लिखिएगा नहीं इसको, कहानी के नाम पे सुनते जाइएगा। डोंट नीड टू इशू द टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस एक चैप्टर है, कंप्लायंस करना पड़ जाता है इनवॉइस के लेके बहुत सारे, तो आपको इनवॉइस इशू नहीं करना, रादर आपको क्या इशू करना है बच्चे? बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई इज टू बी इशूड। ये क्या होता है? आपको कोई लेना देना नहीं है। आपसे कोई पूछे कॉम्पोजिशन स्कीम वाला क्या करता है, भाई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता। दूसरी बात, यू कैन नॉट चार्ज GST फ्रॉम कस्टमर। अब मेरी दुकान पर है, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूँ, मैं आपको रिमोट बेच रहा हूँ 500 का, क्या मैं आपसे रिमोट पे जो GST है वो चार्ज कर सकता हूँ? कॉम्पोजिशन स्कीम में आई कैन नॉट चार्ज। आपके दिमाग में आएगा तो सर फिर कैसे पेमेंट होगी इसकी? मैं उस 500 के अंदर ही कुछ परसेंटेज सरकार को दूँ, मैं खुद से दूँ, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा। लेकिन आप मुझे सोच के बता दीजिए क्या लग रहा है आपको, क्या मैं खुद ही बर्डन शिफ्ट करूंगा या मैं रिमोट का प्राइस ही महंगा कर दूंगा? प्राइस महंगा कर, अल्टीमेटली मैं कस्टमर से रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बात,
मैंने आपको ये 500 का बेचा, मैंने आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करा, पर मेरे को खुद जाके जीएसटी पे करना है। अब मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हे भगवान, ये जब मैंने खरीदा था तो मैंने तो इनवॉइस के थ्रू खरीदा था, बड़े दुकानदार से खरीदा था, मैं पता तो आईटीसी है, आईटीसी यूज कर लोगे, नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला के पास आईटीसी होता ही नहीं, ना ही इनपुट का होता है, ना ही इनपुट सर्विस का होता है, ना ही कैपिटल गुड्स का होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर हैज टू पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो कैसे पे करेगा फिर वो? कैश। भाई जब आईटीसी यूज नहीं कर सकता तो कैश में ही तो करेगा। क्या लॉस होगा? कॉस्ट बना दूंगा मैडम उसकी। ये रिमोट मैंने 100 का खरीदा था, 20 का जीएसटी दिया था, मेरे लिए कॉस्ट 120 है। मैंने जो कमाना है मैं इसमें जोड़ के आपको दे दूंगा। तो अभी कह सकते हैं इस स्कीम के अंदर जो टैक्सेस हैं वो गुड्स की कॉस्ट में घुस रहे हैं। जो जीएसटी का एक एडवांटेज होता था कि टैक्सेस कॉस्ट में नहीं घुसते, पर कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए टैक्सेस कॉस्ट में घुसा। यू कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सप्लाई। छोटे दुकानदार हो ना आप, सर मैं दिल्ली में मैंने रजिस्ट्रेशन करा ली कॉम्पोजिशन स्कीम में, यूपी से ऑर्डर मिल गया है, नहीं कर सकता। सर मुझे करना है, कर ले, फिर बाहर हो जा, कॉम्पोजिशन फॉर्म भर दे, वो मुझे बाहर हो जा, बिल जनरेट कर दे, विल बी आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। देखेंगे भी। तो यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, यू कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सप्लाई एंड यू कैन नॉट मेक एक्सपोर्ट्स। इफ यू वांट टू मेक, ये अगर आपने गलती से कर दिया और ऐसा मैंने कर दिया, यू आर आउट ऑफ कॉम्पोजिशन। और कॉम्पोजिशन स्कीम हर साल ली जा सकती है, हर साल एग्जिट करी जा सकती है। देखेंगे कैसे। अच्छा ये क्या लिखा है? कैन मेक ए परचेज, कहीं से भी करो रे, तुम बेचोगे ही नहीं, बेचोगे तुम अपनी स्टेट में, ठीक है ना, लेकिन परचेज कहाँ से कर रहे हो? कहीं से करो, उससे में वो मतलब। मुझे बताइए, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, आप अगर कल को शॉप खोलेंगे तो आपकी भी समझ ऐसी तो है नहीं, अब कम तो है नहीं, समझदार तो हो, विल यू टेक कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट? क्या लगता है? तो इनिशियली क्या लग रहा है? तो जब आप REG1 भरेंगे तो आप क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी है, आपके डिसाइड करने से कुछ नहीं होता। ये बात पहले ये बात तो है, पर आप डिसाइड कर लो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप एलिजिबल ना हो। मेरे पास इसका एग्जाम्पल भी है। नहीं बोलोगे बोल दो। बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलो सर। सोच लिया। जैसे आपको ध्यान है देशबंधु में फेस्ट हुआ था, वहां पे हमने डिसाइड तो करा था हम जा रहे हैं, पर बाहर ही रोक दिया था, है ना? वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, तो गेट से पहले का इवेंट हो। ठीक है, सो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मैंने गेट से पहले की बात बोली है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ बोला दृष्टि? नहीं नहीं, आप आइडिया मत दो। नहीं नहीं, अब नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो या नहीं ले सकते, ये डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे। अरे सर ये तो पहला साल है, भाई कोई दिक्कत नहीं, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आपके पिछले साल के टर्नओवर पे डिसाइड होता है। एंड लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, टर्नओवर की जगह मैं क्या बोलूँगा? एग्रीगेट टर्नओवर। रजिस्ट्रेशन आपने करा, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दोबारा आएगी, ठीक है, पूछ भी लूंगा आपसे, देख लूंगा कितना याद है। पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, किसी बच्चे को ध्यान है? मैंने बताया था एग्जैक्टली अप टू 1.5 CR।
1.5 करोड़, तो आप करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। आपकी पहले साल है, दुकान खोल रहे हो आप, पिछले साल का टर्नओवर क्या हुआ आपका 0, सो इन फर्स्ट ईयर यू डेफिनेटली कैन टेक कॉम्पोजिशन स्कीम। यहां तक क्लियर है पहले? तो आप जब यस करेंगे तो आपको क्या स्कीम भी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, स्कीम मिल गई जी आप, ठीक है जी। बड़ी गहरी बात करता जाऊंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप बात बढ़ती जाएगी। तो आ गए आप कॉम्पोजिशन स्कीम में, है ना? तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को ना ध्यान से सुनना, जीएसटी में पेमेंट कैसे होती है? मंथली, क्वार्टरली, ईयरली? मंथली होती है, मैंने आपको बताया था मंथली होती है। और जीएसटी में रिटर्न कैसे होती है? मंथली। वो जीएसटीआर 1, 2A, फिर 2B, 2B, 3B भी बता दिया था जीएसटी रिटर्न के अंदर। रिटर्न चैप्टर नहीं हुआ वो, जनरली मैंने वो जो आईटीसी में बताया था। तो आप सोचिए कि यू हैव टू सबमिट मंथली रिटर्न इन जीएसटी एंड यू हैव टू मेक मंथली पेमेंट ऑफ जीएसटी। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को साल में एक बार रिटर्न भरनी है बस। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को रिटर्न पेमेंट जो है वो क्वार्टरली करनी है। आप मुझे बताइए कंप्लायंसेस में फायदा है कि नहीं है, बर्डन कम है कि नहीं है? ठीक है जी। तो मेरा आपसे सवाल, सर हम फर्स्ट ईयर में हैं, हमको कॉम्पोजिशन मिल गया है और सर जी हमने 10 करोड़ का धंधा कर दिया है ऐसा, तो क्या आप पूरा टाइम कॉम्पोजिशन में रहेंगे? आपको निकाल दिया जाएगा कॉम्पोजिशन से। जैसे ही आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया किस अमाउंट से? 1.5 करोड़। मोमेंट यू इन करंट ईयर एक्सीड 1.5, यू विल बी आउट ऑफ कॉम्पोजिशन। सो लेट्स सपोज इसी पे आऊंगा अभी, इसी पे आऊंगा। सो मैं इस स्कीम में, आप समझिए पहले मेरी कहानी क्या चल रही थी, यहां तक पहुंचा था पहले मैं 20 लाख पे, और मैं धंधा तो ये चल ही रहा है, रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस चल रहे हैं, सेल कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, और यहां पर हो गया 1.5 CR, और मैं सेल कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, और एंड तक जाके मेरा हो गया टेक्निकली पूरे साल का बोल रहा हूं 3 करोड़। यानी कि मैं पूरे साल का क्या बोल रहा हूं, ठीक है वैसे? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। 24-25 में मैंने धंधा शुरू करा है, क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं? ले सकता हूं। क्यों? क्यों? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, तो आई कैन टेक कॉम्पोजिशन। और अब जब मैं रजिस्ट्रेशन ले ली, मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ली जाती है। अब जब मैं सामान बेच रहा हूँ तो क्या मेरे को कोई जीएसटी चार्ज करना है? नहीं करना, पर मैं बेच रहा हूँ, सेल होती जा रही है, तो कब तक कॉम्पोजिशन में रहूँगा मैं? अप टू, एलिजिबिलिटी भी यही और बाहर भी कर दूंगा आपको 1.5 होते ही। अब मुद्दे की बात ये है, ये बंदा कह रहा है कि भाई ये जो मैं अपना, मेरे को आप बाहर तो कर रहे हो ठीक है, पर मैं इस पीरियड की भी सेल कंसिडर करूं जो 1 अप्रैल से जब रजिस्टर नहीं हुआ, या जब से मैं रजिस्टर हुआ तब से 1.5 करोड़ देखूं। बंदे को आप बाहर करोगे ना, तो कह रहा है यार जब मैं रजिस्टर हुआ, मान लो इस दिन से इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन, यहां से टर्नओवर गिनूं 1.5 करोड़ का, या फ्रॉम फर्स्ट डे गिनूं? फर्स्ट डे से लेके यहां तक यू आर नॉट रजिस्टर्ड, अब तो नॉर्मल बेच रहे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कब से मिली? यहां से, तो 1.5 करोड़ यहां से काउंट होना चाहिए, या 1.5 करोड़ यहां से। आपको पॉइंट समझ आ गया मेरा? कहिए साहब जी। फ्रॉम द बिगिनिंग या जब एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हुआ? आंसर इज स्टार्टिंग। तो आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो पहले दिन से चेक करूंगा, और जैसे ही तुम्हारा 1.5 करोड़ हो रहा है, जो कि यहां हो रहा है, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट करा था ना मैंने, क्योंकि यू विल बी आउट ऑफ कॉम्पोजिशन। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं, लेकिन मोमेंट इट एक्सीड्स आप कौन सी स्कीम में आ जाएंगे? और कितने का टर्नओवर है इधर?
इस 1.5 करोड़ पे आपको टैक्स इनवॉइस भी इशू करना है, जीएसटी भी चार्ज करना है, सारी चीजें करनी है भाई, बाहर हो गया भाई तो कॉम्पोजिशन। समझ आया? पहले अगर आपको समझ आया सुनते जाइएगा बात को, अगला साल भी तो आएगा। अगला साल कौन सा होगा? 25-26। मेरा आपसे सवाल, कैन आई टेक कॉम्पोजिशन स्कीम? कैन आई टेक कॉम्पोजिशन स्कीम इन 25-26? वाई? मुझे बहुत स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं उसके लिए मुझे क्या चेक करना होता है? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्न डेफिनेशन मैंने करानी है। एंड इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 3 करोड़। एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा पहले दिन से काउंट करा जाता है। ये मत सोचो रजिस्ट्रेशन है, कोई झमेला है ही नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब 1 अप्रैल से सेल पकड़ूंगा मैं, ठीक है? तो वो 3 करोड़ है। सो आर यू एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? नो। ध्यान से सुनते जाइएगा बात को, मतलब नॉर्मल स्कीम। और इस साल मेरा पूरा टर्नओवर कितना गया है? 1 करोड़। मैं एग्रीगेट टर्नओवर इज 1 करोड़। तो ऑब्वियसली चाहे 1 करोड़ हो, जीएसटी तो चार्ज करूंगा ही, कॉम्पोजिशन तोड़ना मेरे पास। और उससे अगले साल 26-27 क्या मैं ले सकता हूं? बिकॉज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर माई एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.50। अच्छा बना दिया एग्जाम्पल, नीचे भी बना होगा पर आप एक बार इसको नोट भी कर लीजिए। Composition तब ये 25 वाले लिमिट से ही सारे नहीं, जैसे ही आपका 1.5 करोड़ एक्सीड हो गया ना, इस डेट के बाद नॉर्मल है। मतलब इससे पहले तो जो आप कर रहे हो वो आपको खुद ही पे करना है। वो कैसे करना है मैं बताऊँ, लेकिन मोमेंट यू आर इन कॉम्पोजिशन सॉरी नॉर्मल स्कीम, अब जो आप बेचेंगे उसमें आप जीएसटी चार्ज करेंगे। पहले वाले पे 1.5 करोड़ तक टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, और 1.5 करोड़ के बाद वाले पर इशू करना है। क्लियर है? तो मैंने आपको ना कहीं अभी मतलब शुरू करते हैं, मतलब ये ऑब्वियसली ये लॉजिक सारे लगेंगे, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं एक बार। कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट क्लेम आईटीसी, सेक्शन 10 है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन लोगे ना आप, तो जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन लोगे REG 01 भरोगे, और सर्टिफिकेट किस में आता था? REG 06 में। अब आप समझिएगा कॉम्पोजिशन स्कीम कौन ले सकता है। हाँ जी, क्या कह रहे बच्चा? सर नोट नहीं करा सर, अभी आपने हटा दिया होगा। अच्छा कर लो नोट कर। अच्छा एग्जाम्पल बन गया ये। जी क्या लगता है कितने नंबर आएंगे जी के? हमारे मेरे थे मैम 40, 40, 45 होंगे, 50 तक। कौन सी? आपने केजरीवाल जी को कुछ बोला, आपके साथ अभी ये आंख में हो गया, समझ गए ना? कर्मों का सब इंस्टेंट करना। इंस्टेंट। संजय इस बार वोट देगा दिल्ली में? वोट? हाँ? मैं वोटर लिस्ट ही नहीं बनाया। बनवा यार, किसको वोट करेगा? मैं बनवाता हूँ तेरा। बीजेपी नहीं, निर्दल जो होते हैं ना, जो नई पार्टी आती है उनको डालो से। आम आदमी पार्टी आई है ना, नई पार्टी तो तो पुरानी हो गई नई ना। पार्टी है। नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं करेगा। नहीं स्कूल नहीं, काम नहीं है, हैं? काम अच्छे नहीं है। नहीं एक मिनट रुक हो गया एक मिनट रुक तो सही। जरा वोट्स कर रहे हो।
against the electoral rules. कॉफी अच्छी नहीं है जी। आम आदमी पार्टी के लिए वो लोग जो both groups करते हैं उनका कब से चल रहा है? उनका तो बहुत मैडम, उनका हो गया था 10 सितंबर लगा लो, 10 सितंबर, 4 महीने हो मैडम, ज़्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ना मैं भी बोर आप, मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोगों का आपको 15 दिन शॉर्टेज लगेगा। मतलब तुम्हें लगेगा कि काश मुझे 15 दिन और मिलते तो हम और रिवाइज करें। समय रुक जाए, मैं थोड़ा पढ़ लूं फिर वापस स्टार्ट हो जाए। क्या क्या हो जाए? पढ़ने बैठे समय थोड़ी देर के लिए रुक जाए। हाँ तो आसान है, घड़ी की शैली तो निकाल ले। पर ना मतलब मैं बता रहा हूँ, एकदम बहुत दम लगाना पड़ेगा। मतलब और अभी से ना लगा दो, मतलब ये 1.5 महीना ना, मतलब बहुत ज्यादा दम लगा दो, मतलब सब चीज। 28 फरवरी। देखो जैन तो ही चाहिए क्या तो आज ही नहीं नहीं, रिवीजन टाइम आता है ना, 2 महीने है तो सही, 2 महीने सही होते हैं, 2 महीने सही होते हैं, 2 महीने सही। जैन ही मेरा अपने आप खत्म हो रहा है सर। हाँ सर, निकाल भी न्यू ईयर था कल। हाँ मतलब जनवरी थोड़ा जल्दी वो हो जाता है, लेकिन पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ना जैसे तुम्हारे पास ना आज ही आगे के 4 महीने का प्लान होना चाहिए। मतलब अगर ये नहीं होगा तो ही आपको ये लग रहा है मैं कैसे होगा क्या होगा, आपको आज ही पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो फरवरी एंड तक, और आगे कितने रिविजन्स हो रहे हैं आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर मैं सिंगल ग्रुप की बच्चों की बात करूँ, फरवरी एंड में जैसे ही कोर्स खत्म होगा तुम्हारा अपने लेवल पे एक बार रिविजन हो जाना चाहिए अपने लेवल पे। ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे कि तुम अभी सोचो तुम्हें पहले वाला नहीं पड़ा, सिंगल ग्रुप वालों को तो करना ही करना। और मैं तो यही बोलूंगा सेकंड वालों का भी टारगेट, बोथ ग्रुप्स का भी यही टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट एक ग्रुप अपना, और स्पेसिफिकली ग्रुप 1। क्योंकि क्या होता है, वेदर वी गिव बोथ द ग्रुप्स और नॉट, ये भी डिपेंड करेगा इन 3 महीने पे, लेकिन 1 तो देना ही देना है ना। तो 1 को जितनी जल्दी साइड होए आप उतनी जल्दी साइड करो, ताकि वो तो कंफर्टेबल पोजीशन है ही है। ठीक है, तो ग्रुप 2 आप दे सकते हो, लेकिन ऐसा ना वो एनर्जी बनेगी नहीं शायद से। अगर आपको ट्राई करना है कर लो, पर मुझे लगता नहीं है, कम होता है ऐसा, बच्चे कम वो करते हैं। क्योंकि ना एक फ्लो, ग्रुप 1 इज हेवियर देन ग्रुप 2, ठीक है ना। और आपने अगर ग्रुप 2 दिया तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जैसे दे रहे हो, ठीक है, तो ग्रुप 1 ज़्यादा हैवी पड़ेगा एक तो, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ टैक्स, अकाउंट्स ऐसे हैवी नहीं है, ठीक है, मतलब टैक्स एनर्जी ले जाता है सारी, वो वाली चीज़ है। एंड ना प्लान बना लो, आपके ना घर पे चार्ट बना लो, चाहे एक दिन मत पढ़ो, लेकिन आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि जनवरी में मेरे को ये ख़त्म करना ही करना है, ठीक है, मुझे फरवरी में ये चीज़ ख़त्म करनी ही करनी है, मतलब एटलीस्ट अचीव 80% ऑफ दैट, समझ रहे हो। तो आपको ये प्लान होना चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, डेफिनेट प्लान होना चाहिए। और इतने आगे का नहीं बोलूँगा, बट 1 टाइम रिविजन आगे के तुमको, सीधी सी बात है, मैं अभी सिंगल ग्रुप की बात करूँगा, 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे, 10 दिन एवरेज ले लो भाई, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते भाई तुम। 10 से 12 मतलब चलो जनवरी है ना, 15 फरवरी तक का टाइम लगा लो कि आपका एक बार पूरा ग्रुप 1 ऐसा हो जाना चाहिए भाई अब कोई सामने नहीं है हमारे, तभी आप ग्रुप 2 पे और ढंग से आ पाओगे। ग्रुप 2 पूरा नहीं छोड़ सकते ऑब्वियसली, थोड़ा थोड़ा जो क्लास में चल रहा है और वो तो चलेगा, लेकिन आपका, और अगर लग रहा है सर ग्रुप 1 ऐसे पूरा कैसे होगा, 2 सब्जेक्ट तो करो, कुछ तो ऐसा करो जो एकदम प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया हो, हमारा करना पड़ेगा। जैसे आपका अकाउंट्स है, उसमें एज बेस आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बार बार उसको देख देख के थोड़ा लिखने की कोशिश करो, बार बार नजर है, क्योंकि ना अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। देख जितना क्लोज, में ये नहीं कह रहा पूरा ऐसी छाप दो रट्टे लगा लो, बट आपको उसके क्लोजर ही जाना है, एफर्ट होना चाहिए क्लोजर। मैं तुम्हें दिखाऊंगा आंसर, करण गोला का है, दिव्य का भी पेपर अच्छा होता है काफ़ी, ठीक है। ये 2 बच्चे, एक तुषार है, नेक्स्ट क्लास, हाँ 12:30 तक क्लास है तेरी सूझ,
ठीक है ना, तो आप उनके आंसर फ्रेमिंग देखोगे, उन्होंने एक्चुअली में मॉड्यूल लिखा हुआ है साहब, और उसके 87 में से 79 है यहाँ के टेस्ट में, 79 है। अरे तो आते हैं, ऐसा नहीं है, यू अटेम्प्ट, आप वही एक इनपुट है जो तुमको मतलब वो डेवलप करना है खुद से कि भाई मेरे को लिखते टाइम मेरे को ध्यान रख, वो कर लिया तो आपके नंबर एकदम से बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट सबको समझ आ रहा है भाई, ठीक है, क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, घर जाके कौन पढ़ रहा है, प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, जो पढ़ रहा है वो ग्रिप में है, जो नहीं पढ़ रहा और दूसरा लिख लिख के कर रहे हो वो कर रहे हो तो है कि नहीं, और तीसरा होता है टेस्ट दे दिया क्लोज हो गया। यहाँ पे बच्चे के बीच में गैप्स आने स्टार्ट हो जाते, तो एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है वो चीज़, बट हो जाएगा, ठीक है, मतलब हाँ क्या कह रहे हो? सिलेबस आपकी क्लासेस अगर मैं लेट सपोज बोलूँ कितने घंटे चल रही है? 4 घंटा, ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक है, एवरेज 4 साढ़े 4 घंटा चल रहा होगा। इन क्लासेस को कवर अप करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होता है? 3 घंटा या 3 घंटा चाहिए होता है? मतलब मुझे नहीं आइडिया उस चीज़ का कि तुम इसी डेटा को जब खुद घर जाके करोगे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा? नोट्स लिखने होते हैं, जैसे क्लास में लिखना है तो नोट्स लिखने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, फिर उनको पढ़ने में 1.5 घंटा, और फिर प्रैक्टिस होती है 4 घंटे लगा लिए मैंने, ठीक है, 8 घंटे हो गए। अब इसके अलावा आपको 4 घंटे निकालने पड़ेंगे, अपनी सर। एक अलग तैयारी चलने वाली निकालनी पड़ेगी। सर हाँ जी, सर अगर किसी के दोनों ही ग्रुप बराबर ही चल रहे हो, मतलब ऐसा फील ही ना हो रहा हो कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग एक वो है, ऐसा लग रहा हो कि सारे ही सब्जेक्ट और ग्रुप दोनों बराबर से चल रहे हैं, इसमें भी इतना आता है उसमें भी उतना आता है, तो और तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब सबकी अपनी अप्रोच होती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तुम्हारा इंक्लाइनेशन ग्रुप 1 पे 60% होना चाहिए, ग्रुप 2 पे 40 होना चाहिए, इवन इफ यू आर न्यूट्रल, बिकॉज अगर मैं सिलेबस लेवल पे बात करूँ तो दैट 60-40, ठीक है ना। अगर मैं कंटेंट लेवल पे, मेरी ऐसी समझ है, ठीक है, 60-40 ही है, ठीक है। तो अगर आपका सेम भी चल रहा है तो भी अगर आप 4 घंटे में आपके निकाल रहा हूं तो आपको 2.5-1.5 ऐसे करके करना पड़ेगा। तो जैसे टैक्स है, क्वेश्चन छोड़ दो एकदम, नहीं, वो जब मैं वही कह रहा हूँ, कोई चीज मतलब जब आप पेपर आप समझो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना छोड़ ही नहीं सकते, आप मॉड्यूल से कुछ छोड़ रहे हो कि उस पैटर्न को नहीं पकड़ रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, जैसे रिस्क है। वो नोट छोड़ देता हूँ मैं समझ गया, वो लिखते टाइम आलस आ रहा है, हाँ, लेकिन वो आपको धीरे धीरे, ठीक है अभी आप कर रहे हो, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, पेपर में तो लिखना है मैंने, ठीक है भाई, आती हुई चीज़ पे नंबर कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि बिलीव मी इट्स नॉट कि आप जाओगे पेपर में एंड यू स्कोर 85, मतलब सही भी करते हो तो भी वो 50-55 पे ले आते हैं तुम्हारे पूरे पेपर को, समझ रहे हो, तो तू गुंजाइश नहीं छोड़ सकता। एंड है भाई, मतलब फाइट है, बट हो जाएगा, मतलब तुम जिस स्ट्रक्चर में जा रहे हो, कैसे डिलीवर हो रहा है, जितना सीरियसली कर रहे हो, बस इसको तुमको मेंटेन करना पड़ेगा 4 महीने। अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हारे लिए इससे इंपॉर्टेंट तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, अगर वो है तो झटका पड़ जाएगा भाई, पड़ जाएगा, मतलब बता रहा हूँ। एंड हो जाता है, सब हो जाता है, तुम्हारे को अच्छी गाइडेंस, अच्छे पैटर्न पे टेस्ट, भाई मैं बता रहा हूँ नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है। तुम्हारा जैसे अगर तुम घर जाके एक प्लान्ड वे में डिस्कस कर लो, जाए सर हम ऐसे ऐसे करेंगे, दुष्यंत सर से भी कर लो, हम लोग टेस्ट सीरीज भी वैसे बना, मैं तो चाहता हूँ ऐसा करना, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो पढ़ रहा है टेस्ट सीरीज उसी से अलाइंड होनी चाहिए, एक कॉमन चलना चाहिए, 3 महीने का प्रोसेस, ठीक है। तो मैं आपको अपना आगे का चाहे 3 महीने का टेस्ट सीरीज दे दूँगा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, सारे फैकल्टीज अलाइंड होने चाहिए। अब समझ रहे हो, हमने एक प्लान बनाया, तो देयर शुड बी अ प्लान फॉर अकाउंट्स एंड टैक्स, देयर शुड बी अ प्लान फॉर कॉस्ट एफएम, देयर शुड बी प्लान फॉर एसएम, ऑडिट, लॉ, इंटायर प्लान होना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा, सर से भी बात करो एक बार, दुष्यंत सर से, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे अकेले देने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, बीच बीच में दूसरे टेस्ट आते रहेंगे, डिस्टर्बेंस रहेगी, इसलिए मैं अकेला तो दे नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो एक बार करते हैं ऐसा, मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ सही रहेगी, ठीक है बच्चे। एनीवेज, तो एक चीज़ बताइए कि देखो, जो भी दुकानदार है वो या तो गुड्स बेच रहा है या तो सर्विसेज
ठीक है, क्या सर्विस वालों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम थी इनिशियली? नहीं थी, नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ये पता है किसके लिए आई थी? अगर आपका बिजनेस किस चीज में, गुड्स में, आपका फैन का बिजनेस है, लाइट्स का है, व्हाटएवर, ठीक है, तो अगर तो आप एक ट्रेडर हो, ठीक है, तो गुड्स भी क्या है भाई, अगर तुम बेच रहे हो, प्लस मैं एक चीज बोलूंगा, एक सर्विस को ऐड करा था इन्होंने, दैट वाज रेस्टोरेंट सर्विस। ये जब स्कीम आई थी ना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी मैं बता रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड में सिर्फ एक रेस्टोरेंट वाले, दूसरा ट्रेडर ऑफ गुड्स, तीसरा इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। ट्रेडर कौन हो गए? मैं तो भाई मैन्युफैक्चरिंग करता ही नहीं, लैपटॉप की ट्रेडिंग है मेरी, तो क्या मेरे लिए कॉम्पोजिशन है? मैं बनाता भी हूँ, बेचता भी हूँ, मेरे लिए भी है, हाँ है। और तीसरा कौन था बंदा? रेस्टोरेंट। इसके अलावा आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, सीए, सीएस, सीएम है, आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं होती। क्लियर है जी? आगे सुनते जाइएगा। फिर क्योंकि वो सेक्टर नाराज होने लगा तो सरकार लेकर आ गई, लो भाई सर्विस प्रोवाइडर तुम्हारे लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम है। तो ये वो सर्विसेज के लिए अदर देन, बिकॉज वो तो यहां कवर कर दिया था मैंने, ठीक है, ठीक है। अब सुनते जाइएगा बात को। मेरा आपसे सवाल है, मेरा लैपटॉप का काम है, ठीक है, पर मेरी दुकान पे अगर कोई रिपेयरिंग का काम भी होता है, किसी का लैपटॉप खराब हो गया, क्या लगता है मोबाइल शॉप पे देखा आपने कि वो रिपेयर भी कर देते हैं? मोबाइल शॉप पे होता है ना, एक बंदा बैठा होता है जो ठीक भी कर देता है, तो वो गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस। तो पहले सरकार कहती थी तुमने तो दूसरी सर्विस स्टार्ट कर दी, तुम तो मोबाइल फोन के ट्रेडर थे, तो तुमको तो कॉम्पोजिशन से बाहर करना पड़ जाएगा। लेकिन तो ऐसा होता था, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो सिर्फ गुड्स बेचेंगे। लेकिन आप बताइए प्रैक्टिकल है ये बात? नहीं होता था प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो सरकार ने बोला चल ठीक है भाई, थोड़ा सा मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। मेरे कहने का मतलब है, चाहे तुम ट्रेडर हो, चाहे तुम मैन्युफैक्चरर हो, चाहे तुम रेस्टोरेंट सर्विस हो, यू आर अलाउड टू गिव अदर सर्विसेज। और वो क्या है? मार्जिनल सप्लाई ऑफ, छोटी मोटी सर्विस। कितनी लिमिट है वो भी बात करूंगा। सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर वाला भी यही बोला, कह रहे सर हम सर्विस प्रोवाइडर है पर छोटे मोटे गुड्स तो रख लेते हैं, मान लो होम्योपैथी है, कंसल्टेशन है पर दवाई भी साथ में देते हैं। तो उसको बोला चल ठीक है भाई, तू सर्विस तो दे ही रहा है, ठीक है, साथ ही साथ में क्या दे देगा? मार्जिनल सप्लाई ऑफ गुड्स दे। मुझे बताइए कोई दिक्कत? तो ये फेजेस में क्यों बना हुआ है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये ऐसा टेबल क्यों बना हुआ है अब मैं आपका स्ट्रक्चर बता देता हूं। सबसे पहले कहानी ये आई थी, इफ यू आर अ ट्रेडर, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर और अ सर्विस प्रोवाइडर, यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन। इसके बाद बोला गया ट्रेडर मैन्युफैक्चरर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में तो हो और साथ में तुम अब मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस भी दे सकते हो। फिर उसके बाद आया, अरे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो छूट गए और उनको बोला गया भाई तुम भी हो और तुम भी मार्जिनल सप्लाई ऑफ गुड्स दे सकते। क्लियर है बच्चा? और ये कहानी आपको मैंने बता दी अभी, ये जो भी है, ठीक है जी। हु आर एलिजिबल, ये हो गया हमारा। अच्छा, ऐसे ही एग्जांपल देख लेते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा साल है? 22-23। और ये वही कहानी बनी हुई है, टर्नओवर 20 लाख तक पहुंचा, एक्सीड हुआ 20 लाख, लायबल टू बी रजिस्टर, विद इन 30 डेज मुझे लायबल है। या तो मैं नॉर्मल स्कीम लूंगा या तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने के लिए इफ एग्रीगेट टर्नओवर, कौन से साल का एग्रीगेट टर्नओवर देखूंगा, कौन सा हुआ वो लास्ट ईयर। अब वो समझ आ रहा है 21-22 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर 22-23 पे था तो 21-22 इज अप टू 1.5 करोड़। मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 21-22 इज 0। क्लियर है जी? आगे देखते हैं, व्हाट डज एग्रीगेट टर्नओवर मींस एंड एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए अप टू कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। तो लिमिट तो 1.5 करोड़ ही है, लेकिन कुछ स्टेट में ये लिमिट 75 लाख रुपए है। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन में देखा था कि कुछ स्टेट्स के अंदर 10 लाख है, तो उसी तरीके से वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उसी तरीके से कुछ स्टेट्स में यहाँ पर कितनी है जी? 75 लाख। मेरा आपसे सवाल, सर जी मेरी एक दुकान है दिल्ली में और एक है अरुणाचल प्रदेश में,
तो पहले सुनते जाइए बिल्कुल। क्या मैं एक दुकान में नॉर्मल और एक में कॉम्पोजिशन ले सकता हूं? आंसर इज नो। अगर एक कंपनी है उसकी 25 दुकानें हैं तो या तो वो सब में कॉम्पोजिशन होगा या तो वो सब में नॉर्मल होगा, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीगेट टर्नओवर क्या एक दुकान का चेक करा जाएगा? सारी दुकान का मिला के, सारी दुकानों का मिला के। ऐसे थोड़ा ना ये दुकान 1 करोड़ 20, वो दुकान 1 करोड़, ऐसे थोड़ा ना चल रहा। उस पैन नंबर पे रजिस्ट्रेशन में कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, उस पैन नंबर पे जितना भी एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसके बेसिस पे कॉम्पोजिशन स्कीम डिसाइड होगी। अब मेरी दुकान एक है दिल्ली में, एक है अरुणाचल प्रदेश में, और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर बैठ रहा है 80 लाख पिछले साल का, दिल्ली का और अरुणाचल प्रदेश का मिला के। तो एम आई एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन और नॉट एलिजिबल? एग्जाम्पल समझ आ गया आपको? एग्जाम्पल देता हूं। एक शॉप है दिल्ली में विद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 40 lakhs, और एक शॉप है अरुणाचल प्रदेश में विद द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ, और ये जो टर्नओवर है ये कौन से साल में बेटा? मान लो 23-24, और मैं आपको कह रहा हूं आर यू एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन 24-25? To be eligible, we have to see the aggregate turnover, and aggregate turnover की लिमिट 1.5, एग्रीगेट टर्नओवर है कितना? 90 लाख, पर लिमिट क्या है एग्जैक्टली? अगर आप वो रजिस्ट्रेशन में करा हमने, अगर एक कम वाली लिमिट वाली स्टेट में होगा तो मैं उसकी लिमिट पकड़ लूंगा। सो आर यू एलिजिबल फॉर दिस? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज मैंने जो लिमिट कंसिडर करी है वो कौन सी करी है? और कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अरुण और मेघा उत्तराखंड गए ट्रिप पे, और बेटे मनी तो लेके जाएंगे ना, ट्रिप पे जाएंगे तो वहां पे नाग ने काट दिया, सिक हो गए, और हे राम भगवान की याद आ गई, सिक हो गए, और फिर भगवान राम, हे राम। ठीक है जी। तेलंगाना और पुडुचेरी। याद हो गया ना आपको? अरुण और मेघा उत्तराखंड गए ट्रिप पे, मनी लेके, पर नाग ने काट। दुष्यंत सर सिक हो गए, फिर भगवान राम। सौरभ सर मेरे नाम में ही 100 भगवान है ब्रो, ये देखो 100 रब दिखेगा ही नहीं, भगवान दिखते हैं नहीं। पर ना मैं ना पर अच्छा इंसान था पता है, पर अब ना दुष्यंत सर के साथ रह रहे कि ना पता नहीं खराब होता जा रहा हूँ। नहीं पता नहीं सर होना चाहते हो, बस अपना ब्लेम सर। नहीं मैं ब्लेम नहीं डाल रहा, उन्हीं की गलती है ही। ठीक है, एनीवेज क्लियर है आपको? क्या है? दुष्यंत सर क्या है? हाँ, वो तो प्राणी। दुष्यंत सर ने मैं ड्रिंक कभी करी नहीं भाई। और सैटरडे
नहीं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी सर ऐसा बोले तो सर को बोलो कि सर आप अभी घर जाओ सर के और प्रूफ कर दो। कभी भी नहीं होता, मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा होता हूँ मैं, और ग्रुप में आ रहा होता है सर इज ड्रिंकिंग, सर इज बार बोली थी और आगे ये नहीं बोला कि हमने बाहर 10 रुपए रख दिए थे कि साधु जैसे मांग रहे थे तो दे नहीं देते। नहीं उन्होंने बताया था कि मैं ऐसी मैम के घर हाँ, बोला था हिस्ट्री वगैरह चेक कर, क्या है? हिस्ट्री चेक वगैरह अच्छा, हाँ। देखो सर बोले 2-4 में चेक आ गई थी, बताओ। तो फिर वो जब मैं घर को आने लगा तो 3 कैसे बना लेंगे यार? शादी एग्जैक्टली। और तुम सोचो, आप तो भी 6 महीना बैच में आए हो, दृष्टि जी क्या सफरिंग्स है आपकी। अब मेरे बारे में सोचो, समझ रहे हो? ठीक है, और मुझे इस बैच में डिफेंड नहीं करना, हर बैच में करना है। झूठ है। हाँ, नहीं नहीं वो है वो, बस कुछ भी कहानी। और कह रहे कि मैं गए शॉपिंग करने और वहाँ खराब मेरी तबीयत खराब हो रही है। कभी सर अच्छी बात बोलते हैं मेरे बारे में? बिल्कुल नहीं, बस एक बार बोला था कि आपने खाया तो हाँ, था, फिर आपने बात वो बस एक ही बार बोला। बस एक ही और बार सर, आपका मालूम और बस पढ़ते पढ़ते थे, थे 10 बार बता तो रहे वो थे। आपके घर के साइड से पढ़ा पढ़ रहे हो उनके वापस बस ये 2 बार दुष्यंत सर वापस चले जाते थे। पढ़ने के लिए। आप पढ़ने वाले हो, इसके लिए पढ़ने लगे। दुष्यंत सर बहुत पढ़ते थे पहले। सर ने घर में बोल रखा था कि कोई भी आए, सर ने घर में बोला हुआ था अपनी मम्मी को कि कोई भी आए बोल दो सो रहा हूँ, ठीक है। आप दरवाज़ा जैसी बेल बजाओगे, ठीक है, तो उनकी मम्मी आ जाती, बेटे वो तो सो रहा है। मैंने कहा आंटी बहुत अर्जेंट है, तो मैं अंदर घुस गया, और ना वो ऐसे दरवाजे पर ऐसे खड़े हैं, ठीक है। मतलब सर ना, सर बहुत तेज, भाई मैंने नहीं देखा भाई इतना तेज इंसान। सर कहते थे कि वो इंटरव्यू कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता। ये सब बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अनलेस आप 98% वाले बच्चे नहीं हो ना, तो मेहनत लगती है। क्या नहीं, तो उस चीज को रिकवर करने में बहुत मेहनत लगती है। उन्होंने बहुत पढ़ा था उन्होंने, ठीक है। या तो होते ना वो 98% वाले होते और कहते जल्दी हो रहा है, मैं मान जाता। 98 के तो नंबर कम होते थे उनके, 2 आते थे बच्चे हुए उनके, समझ रहे हो? ठीक है ना, वो चीज है। पर दुष्यंत जरी ना कहानियां हैं, मैं सुनाता नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ शुरू कर ही दूं। सुनाओ तो सर सही, हम भी तो बोले उन्हें भी डिफेंड करना पड़ेगा। अरे उनकी ना आदत डिफरेंट, वो ना और करते रहेंगे, ठीक है, और वो ना रुक नहीं सकते, वो भी झगड़ा हो जाता है, नहीं रहता। ठीक है। और ऐसे 2-3 बार हो चुका है, तो मैं नहीं बताता इसे भी, क्योंकि वो है आंटी नंबर 1 तो है। मुझे ऐसा लगता है सच बता के आप भी बोल रहे हैं। हाँ बता दियो सच। नहीं, सच और भी मेरे पास भी है, जैसे 5-6 इवेंट है जिसमें मैं भी मसाला लगा के पूरा बना सकता हूँ कहानी। सर दोनों मैं इसलिए नहीं बताता कि वो ना फिर और ज्यादा शुरू हो जाता है। सर दोनों सर वो हाँ। स्टैंड में चलेगा। सर इससे ज्यादा revenue मतलब मैं बना सकता हूँ ऐसे 15 कहानियां बहुत आराम से बना सकता हूँ, ठीक है, पर मैं छोड़ो भाई, ठीक है। एनीवेज, आइए, एग्रीगेट टर्नओवर का आपको मतलब पता है? हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन में करा था, क्या क्या होता था? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। पहले समझिएगा, टैक्सेबल हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, आगे कुछ लिखा है ना वो रहने दीजिएगा। एक्सपोर्ट और आप बोलोगे सर वो तो कर ही नहीं सकता वो, लेकिन बेटे पिछले साल का टर्नओवर एलिजिबिलिटी के लिए तो हो सकता है ना, पिछले साल में वो ना हो और मैंने देखा हो उस चीज़ को, तो भाई मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरे को एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का देखना है, और पिछले साल में तो मैं चारों चीज़ें लूंगा ना। और वो क्या बोल रहे हैं? एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई। वो इनवर्ट तो परचेज होती है ना, परचेज तो मैं कभी भी नहीं लेता, रजिस्ट्रेशन मैंने करी हुई है ना बात, ऑन विच जीएसटी इज पेबल ऑन आरसीएम बेसिस। और क्या चीज एक्सक्लूड कर दी जाती है? टैक्सेस।
सेस पेड, कोई भी जीएसटी के टैक्सेस लिए ही नहीं जाते। और ये सारी की सारी बात किस पर है जी? सिंगल पैन पर। मेरा आपसे कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या होता है? टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट। ठीक है, मैं कोई भी परचेज लूंगा ही नहीं, आरसीएम वाली कोई परचेज लेनी क्यों? मैं टर्नओवर नहीं कर रहा, परचेज क्यों लूंगा मैं? और कोई भी टैक्सेस को नहीं लूंगा। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई ले रहा हूं? यस ले रहा हूं, एग्जेम्प्ट ले रहा हूं ना एग्रीगेट टर्नओवर में, लेकिन एक नहीं लूंगा, एक काइंड ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस में नहीं लूंगा। वो एग्जेम्प्ट सर्विस ये है बच्चे, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट। आपको पता है बिजनेसमैन में ना ये बहुत होता है कि ना वो चिट टाइप, मतलब जैसे चिट फंड कंपनीज होती हैं, या किसी को जरूरत है ना पैसे की, तो एकदम से 5 लाख दिया और इंटरेस्ट ले लिया उससे। तो आपका कोई भी बिजनेस हो ना, ऐसा हो जाता है, आपका बिजनेस सर्कल हो जाता है, यू गिव 5 लाख, समटाइम यू रिसीव 5 लाख। तो वो जो सर्विस है कि मैंने आपको लोन दिया, उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो भाई ऑब्वियसली मैंने कुछ तो आपको सर्विस दिया ना, जो आप मुझे पैसा दे रहे हो, इंटरेस्ट जो दे रहे हो, तो वो जो सर्विस होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो क्या वो मुझे कैलकुलेशन में डालनी है एग्जेम्प्ट सप्लाई में? नहीं डालनी है, बात ध्यान रखो बिल्कुल। और मैं आपका एग्जाम्पल बना दूंगा। एग्जाम्पल ये है, पिछले साल लास्ट ईयर टैक्सेबल सप्लाई थी 1.40 करोड़ और ये थी 12 लाख। और ये तो एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी थी? 12 लाख। और ये सारी की सारी ये वाली थी जो एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स वाली। एक्सपोर्ट कुछ था ही नहीं और इंटरेस्ट रेट कुछ था ही नहीं लास्ट ईयर। अब मुझे बताइए, एम आई एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन दिस? यस, वाई? पर टोटल तो सर 1.5 करोड़ से ऊपर बैठ रहा है, पर बोली मेरे को लेना ही नहीं है, बोली मुझे लेनी ही नहीं। मुझे बताइए, क्लियर है आपको इसका इम्प्लीकेशन? इसके ऊपर मॉड्यूलेशन आती है पेपर में, ठीक है? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब? हाँ लिख लो, लिख लो, लिख ये वाला लो। जो आपने एक्सक्लूड करा है सर, उसमें से सर्विसेज में से जो पॉइंट एक्सक्लूड करा है वैल्यू वाला, डिपॉजिट वाला, ये क्या है सर? यार ये है कि मान लिया अगर आपकी शॉप है ना, तो बिजनेसमैन क्या होता है कि मतलब लोन देते हैं आपस में, एक अनसिक्योर्ड लोन्स टाइप होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली तू ये कह सकता है, मान ले मैंने देखो लोन दिया, तो क्या तू मुझे इंटरेस्ट देगा? इसका मतलब मैंने कुछ तो तेरे को सर्विस दी है ना, जो तू मुझे ब्याज दे रहा है। जी सर। सो दैट सर्विस इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स, एडवांस। और उसकी कंसिडरेशन क्या मिल रही है मुझे? बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तो वो जो ये सप्लायर मतलब मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं लोन दे रहा हूँ बाहर और उसका इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है सर। ये तो वही है ना, एक्सक्लूड हो रहे हैं ये। एक्सक्लूड्स वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम। और सेकंड पॉइंट एक्सक्लूड कौन सा हो रहा है? ऑल द टैक्सेस। वो मैं टर्नओवर में कभी थोड़ा ना लेता था। ये पूरी डेफिनेशन वही है, ठीक है? बस वो जो एग्जेम्प्ट वाला है वो नया पॉइंट आया आपका। और टैक्सेस क्या है? हाँ जी, सेस पेड अंडर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। तो घर जाके लिख लोगे ना इसको, ठीक है? कहाँ, यहाँ से लिखना है? ये क्या रे? सर बस मैं वो नहीं रहा जूम सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो लिमिट 50 लाख है। अभी जब उधर पहुंचेंगे, गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 1.5 करोड़ या 75 लाख है। एंड इफ यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए में लिमिट इज 50 लाख। और उसमें कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, फॉर ऑल द स्टेट्स इट इज 50। ठीक है जी? हुआ? सर नीचे ही नहीं होता है सर, अब ये क्या हो रहा है? ऊपर डालो नीचे जा रहे हो सर। यार। सर
नहीं, अगर पेज ऐसे जा रहा है तो पेज ऊपर जा रहा है ना। हाँ, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। हाँ पेपर लिखेंगे। और वो तो हाँ आई इनपुट सर्विस, सर्विस और कैपिटल गुड्स। कौन सी क्लास में? हाँ, पीजीबीपी और सेट ऑफ दोनों का नेक्स्ट सैटरडे। हाँ पीडीएफ शेयर कर दूंगा बच्चों। चलिए क्या कह रहे हो? अरे मैडम सैटरडे दिया करो ना। सर ये हु आर एलिजिबल वाला एग्जांपल दिखाया सर, क्या है ये? हमारे घर में कोई शादी नहीं कर रहा। यार यहाँ दुष्यंत सर की शादी नहीं हुई। सर हमारे घर में 4 cousins हैं, मुझे भी 4 तीनों की शादी इसी साल है। इसी साल। including 4 हैं। हाँ जी कुणाल जी बोलो बोलो। सर ये हु आर एलिजिबल वाला एग्जांपल दिखाना, क्या है ये? बस सर बस बस मैं फाइल भेज रहा हूँ बेटे, मेरा हो गया, इससे ज्यादा पेशेंस नहीं है अपने अंदर। सर बस यही लिखना है, अभी यही। भेज दो। सर 1 मिनट बस। दो दो बार छुट्टी भेजो। मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे क्या करूँगा? बोल दो ऊपर करना, नीचे करना। वहां से वो ऐसे कर रही है, आप ऐसे कर रहे हो, एक ही शादी। और वो बोल रहा है ऊपर, और मुझे समझ नहीं आ रहा ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है। मेरे सामने देखो, आराम से नीचे कर दो, नीचे जा। ये नीचे जा रहे हैं, हाँ, ये नीचे जा रहे हैं। इसको आप ऊपर करोगे। अब ऊपर जाऊं? ऊपर मतलब जिसमें पेज ऊपर सर 1 मिनट रुक जाओ सर, बस ये पेज एग्जांपल। ऊपर ही तो जा रहा है। ये ऊपर ही तो जा रहा है, ऊपर ही तो बोलेगी। सर ये एग्जांपल नोट करने दो सर, ये आपने करने नहीं दिया। अब ये वाला भेज दो। बस ये एग्जांपल लिख लेने दो, बस बस। आखिरी, अब अगर किसी बच्चे ने मुझे बोला मैं अगले पे जा रहा हूँ अब बस। हाँ मैं देख रही हूँ। घर पे करना पड़ेगा। लिखेंगे हम। लोकल के लिए मैं। हाँ जी सर भी भूल गए। मैं, और मैसेजेस आ गए थे मुझको।
चलिए लिख लिया ना सारा? हाँ सर बहुत अच्छे लिख रहा है। मैंने इधर भेज दिया है। चलो बेटे मुझे बोलने दो। अभी आया ही नहीं कुछ भी आप। भेज दिया, ठीक है आ रहा हूँ। हमारे ग्रुप में ही नहीं भेजा होगा। नहीं भेज दिया मैडम, आपके भेज दिया। आ भी चुका है तुम्हारे ग्रुप में। अब आया ना, पहले आप सीए वाले में भेजते हो। कह रहा सीए में अगली ग्रुप नहीं बना लगा। ग्रुप में तू अकेला क्या करेगा? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। बस बेटे अब मैं बोल रहा हूँ। हो गया हो गया। ये अब तू क्या नोट करोगे क्या? हाँ सर, घर में टाइम बचेगा सर बस यही वाला यार नाच। सर 10 सेकंड बहुत टाइम लग रहा है बच्चे, इसके बाद कुछ नोट करने को नहीं दूंगा अभी। पहले सर बोल दूंगा बढ़ाओ, सर सारा। बढ़ाओ 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 सर बढ़ाओ। 11:30 मेरे को वो सेट ऑफ भी शुरू करना है, खत्म करना है। जब ये आधे घंटे में इसको करना है, पूरा तो खत्म नहीं होगा कॉम्पोजिशन, पर मेरे को सारा मेन डेटा बोल देना। क्या करूं इसमें? कुछ मत करो। हाँ सर पढ़ाओ आप। चलिए आइए आइए एक बार समझिएगा। बड़ी गहरी बात करूं। संध्या जी क्या हो गए? कॉम्पोजिशन स्कीम। दिमाग पे असर पड़ रहा है चश्मा पहन के। ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा। 1/4/23 और ये 31/24 एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर। ठीक है तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम, और मैं यहाँ लिखूंगा भी नीचे है, लेट्स डू वन थिंग। मैंने इधर स्टार्ट करा, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? कब तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती? 20 लाख। यहाँ पे जब मैं REG 01 भरूंगा तब मेरे से पूछा जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है, तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल हूँ, क्योंकि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कौन से साल का? 22-23 का नील है। एंड लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पर तो 20 लाख पर आ चुका हूँ। अब मैं फर्दर आगे सेल करना शुरू करूँगा, और मैंने सेल करी एंड लेट सपोज कि दिस इज 70 lakhs। पूरे साल तो मेरा कितना बैठा? 90 लाख ही बैठा। मतलब इस डेट से पहले 20 था तो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज करी, और उस डेट से आगे मेरा 70 लाख। क्या मैं 24-25 में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूँ? 24-25 में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूँ? यस, बिकॉज माई एग्रीगेट टर्नओवर इन 23-24 इज हाउ मच? बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर 1 अप्रैल से लेकर सेट है कहानी। ये बात मैं कर ही नहीं रहा था, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे ही तुम 20 लाख एक्सीड कर रहे हो, तो जैसे एक्सीड हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर चल रहा होगा, पर कह सकता हूँ नाउ यू आर इन कॉम्पोजिशन स्कीम, हो ना? तो अब जब आप कस्टमर को बेच रहे हो, ठीक है, उसको एग्रीगेट टर्नओवर नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है टर्नओवर ऑफ द स्टेट, या फिर इट्स नॉट कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर, इट्स कॉल्ड टर्नओवर। तो ठीक है, और सर क्यों बता रहे हो आप? ये जो मैंने 70 लाख की सेल करी होगी, क्या इस पे जीएसटी चार्ज करा होगा? तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे खुद देना है? मुझे खुद देना है। और क्या टर्नओवर है जिस पे मुझे देना है? पूरे साल की अगर मैं बात करूं, इज इट 90 lakhs और इज इट 70 lakhs? दिस इज नॉट एग्रीगेट टर्नओवर, दिस इज टर्नओवर ऑफ द स्टेट। नया वर्ड आ गया। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में हैव टू पे प्रिस्क्राइब्ड रेट। आइए पहले प्रिस्क्राइब्ड रेट पे चलते हैं, उसके बाद दोबारा बात कर लूंगा। रेट की बात करूंगा। या तो आप गुड्स बेच रहे होगे,
या तो आप सर्विस। मैं इधर तक तो अभी तक आया ही नहीं हूँ, मैं उसकी तो बात ही नहीं करी, वो तो जरा सी बात। अगर आप गुड्स में हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, या तो आप ट्रेडर हैं, या तो आप रेस्टोरेंट सर्विस में, 3 कैटेगरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, और क्या लिखा हुआ है, अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ, इसमें वो आ रहा है पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, ब्रेक्स, वो याद है, टाइल्स, और वो लिखे थे वो सारे पॉइंट लिखेंगे एक बार, पर इसमें वो वाले गुड्स आ रहे हैं, आइसक्रीम। तो अब इसी बात पे बात कर लेता हूँ, मेरे को बोलना पड़ेगा, सर मैं आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हूँ, क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता हूँ? टोबैको मैन्युफैक्चरर नहीं आ सकता, टाइल्स मैन्युफैक्चरर, वो रूफ टाइल्स, अर्थन टाइल्स, वॉटेवर जो भी लिखा होगा, ब्रिक्स, फॉसिल ब्रिक्स, जो भी नाम लिखे होंगे 8-10, अगर आप वो हैं, आप कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है। तो मैं एक बार आपको बता दूं कॉम्पोजिशन किसके ऊपर नहीं था। इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, कॉम्पोजिशन बाहर हो जाओ। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओ, एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर हो जाओ, आपके लिए नहीं है कॉम्पोजिशन। और अगर आप अल्कोहलिक लिकर बेचते हैं, जब आप जीएसटी में नहीं हो तो आप उसमें कहाँ से आ जाओगे? एक पेट्रोल पंप वाला कह रहा है भाई मुझे कॉम्बो, भाई तेरे ऊपर जीएसटी नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा? इफ यू आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी, हाउ कैन यू टेक द स्कीम ऑफ जीएसटी? क्लियर है जी? आगे सुनिएगा, मैन्युफैक्चरर हैं तो भाई मैं मैन्युफैक्चरर हूं लैपटॉप का, ठीक है, और मेरे सामने, मैं आपके सामने अपनी पूरी कहानी बता रहा हूं, मेरे लैपटॉप का पूरे साल का टर्नओवर क्या है वैसे तो 90, मैं तो दुकानदार हूं, मैंने आपको बोला मैं पूरा 90 लाख, रजिस्ट्रेशन से पहले 20 था और फिर 70, तो मुझे कितने परसेंट जीएसटी पे करना है? 5% ऑफ द टर्नओवर इन अ state, and let me tell you this is 0.5% CGST and 0.5% SGST। कहने का मतलब है 0.5 and 0.5। IGST लिखूं? अगर तुमने इंटरसेट कर दी तो तुम भारी हो जाओगे, तो IGST लिखना लॉजिक ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पे मैं लिख देता हूं IGST 1% और उसको काट रहा हूं, आपको बताओ ना, बिकॉज इफ इट्स एंटर यू आर आउट। क्लियर है जी? नाउ द क्वेश्चन इज, मेरी लैपटॉप की दुकान है, 23-24 की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी, रेट कितना लगाना है? CGST अगर मैं बोलूं एंड आई एम अ मैन्युफैक्चरर, 0.5% ऑफ 90 lakhs या 70 lakhs? आंसर इज और आप एक लॉजिक लगा सकते हैं, जब मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था तब के टाइम की सेल का टैक्स तो आम जनता से भी नहीं लिया जा रहा, मतलब तुम अपनी नॉर्मल दुकान ही खोल लो जो तुम बेचे हो, समझ रहे हो? देखा जाए जो मैं बेच रहा हूँ, मैं कब बेचता हूँ, ये 20 मैं नॉर्मल स्कीम में हूँ, कब बेच रहा हूँ, पर पहले 20 पे क्या जो मैं रजिस्टर होता हूँ लिया जाता है, वो भी क्यों ले लेंगे आप? समझ रहे हो? So it is 0.5% of 70 lakhs and SGST कितना बच्चे? 35 टर्नओवर ऑफ द स्टेट। तो आप ये कह सकते हैं व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ द स्टेट? 70। सुनते जाइएगा बात को। और अगर मैं ट्रेडर होता तो आगे मत पढ़िएगा, और अगर मैं रेस्टोरेंट सप्लायर होता तो आप समझिए, आप अभी मैकडोनल्ड्स में भी जाते हैं तो 2.5% ही। डज इट मीन कि वो कॉम्पोजिशन में, फूड पे वैसे भी 2.5 है, रेस्टोरेंट वालों पे 2.5, कॉम्पोजिशन में रेट पे तो कोई रियायत नहीं दी गई। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ आपको? ऐसा मैं सोचिएगा हर फूड आइटम पे 2.5% लग रहा है तो वो कॉम्पोजिशन में, कॉम्पोजिशन का नॉर्मल रेट, मतलब कॉम्पोजिशन का रेट भी 2.5 है रेस्टोरेंट के लिए, और रेस्टोरेंट वाले को वैसे भी रेस्टोरेंट सर्विस का 2.5%। मुद्दे की बात ये है, मैंने आपको 70 लाख बोल दिया, मैं आपको 70 लाख की बाइफर्केशन दे रहा हूँ। 40 लाख प्लस 30 लाख, ये क्या बोल दिया सर आपने? 40 लाख है टैक्सेबल, मतलब जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ, और 30 लाख से एग्जाम। तो अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ तो 0.5% किसका निकालना है? टर्नओवर। और टर्नओवर 70 है या 40 है? 70।
रेस्टोरेंट सर्विस वाले के लिए 70। और अगर मैं ट्रेडर हूं, टर्नओवर ऑफ, यहाँ पे मैंने टैक्सेबल वर्ड जोड़ा है, ऊपर वाले में नहीं जोड़ा। इसका मतलब जान रहे हो, इसमें टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट है, इसमें भी टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ। ये गहरी बातें हैं, बताइए क्लियर है? टर्नओवर ऑफ द स्टेट shall not include from 1st April up to the date such person become liable for, and एक चीज और नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पढ़ के खुद ही समझा दीजिए। इस एग्जाम के अंदर अगर 30 वो था और 5 अलग होता इंटरेस्ट, तो मैं वो उस 5 पे तो ना लगाता सर, उस 5 पे तो नहीं लगता सर। बना देते हैं, बना दूं या समझ गए? मतलब ये एग्जेम्प्ट है, आप, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं, अदर देन इंटरेस्ट वाली सर्विस। और वो तो नहीं ले रहा ना, समझ गए ना? वो तो किसी भी केस में नहीं लूंगा ना कहीं। सर ये सर्विस वाला कार्ड क्यों दिया सारा, ये नहीं लिखना क्या? नहीं नहीं लिखना है, वो समझाने के लिए था। तू लिख रहा है, चुपचाप बैठ गए हैं। यहां तक क्लियर है? आगे सुनिएगा अभी। इफ यू डू एक्सपोर्ट यूर आउट ऑफ एग्जेम्प्ट। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूं, अब आप बोलोगे सर ये आपने तब से सर्विस वालों की, चलो पहले एक बार ये वाली बात कर लो। कौन कौन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल? पेट्रोल लिकर वाले कहां से हो जाएंगे? इंटरस्टेट कहां से हो जाएगा? अगर आप सप्लाई करते हैं ECO के थ्रू, हु आर लायबल टू डिडक्ट TCS अंडर सेक्शन 52, ठीक है ना? तो उसको बेटर थोड़ा मॉड्यूल से पढ़ के और इसकी लाइनें तो बढ़ा देंगे, बट कीवर्ड्स तो यही है सारे। उसके बाद क्या है? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, इसमें 4-5 प्रोडक्ट बढ़ गए हैं भाई, टाइल्स, ब्रिक्स, ठीक है, वो वाली बढ़ गई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकते, बताइए क्लियर है? तो सर जी मैंने आपका एक लेवल पे स्ट्रक्चर बनाया, अभी 80% तो हो गया कॉम्पोजिशन स्कीम, और मुझे जल्दी नहीं हुई। मैं अब आपके साथ अगर एक बार समराइज करूं, यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर है? और आप देखेंगे मैंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी? गुड्स की, प्लस मैंने गुड्स के अंदर मैन्युफैक्चरर की बात करी, ट्रेडर की बात करी, एंड रेस्टोरेंट सर्विस। तो ये सारा का सारा जो सर्विस सेक्टर वाला लॉबी था वो नाराज होगा नहीं होगा? तो उसके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम आई सेक्शन 10(2)A में। जो आपकी लिमिट यहाँ पर 1.5 करोड़ थी, वो इनके लिए लिमिट कितनी है? 50 लाख। यानी कि अगर आपका पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर, डेफिनेशन सारी सेम वही है, लॉजिक सारे सेम वही। अगर आपका पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख है तो करंट ईयर में आप कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, और अगर आपका करंट ईयर में 60 लाख हो गया तो आपको कॉम्पोजिशन से बाहर कर दिया जाएगा, और जितना भी एक्सेस होगा उस पर आप नॉर्मल स्कीम में पे करेंगे। फिर रही बात रेट्स की, सर 1.5 करोड़ 75 लाख बेटे सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए था, ये सर्विसेज के लिए नहीं था। हर केस में, उस केस में 50 लाख। फिर उसके बाद बात हुई, अगर आप सर्विस है, ओब्लिक करके गुड्स क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज ऑफ मार्जिनल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सर्विस प्रोवाइडर, आप डॉक्टर इंजीनियर है तो क्या रेट चल रहा है रे? ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट। सेम मतलब है टर्नओवर के, लॉजिक सारे सेम है, और 3% CGST तो 3% SGST। और ये क्या लिख रहा है? मैं निकाल क्या रहा हूं? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द स्टेट की बात नहीं कर रहा, एग्रीगेट टर्नओवर। तो क्या 1 अप्रैल से आगे वाली लूंगा? बिल्कुल लूंगा, एग्रीगेट टर्नओवर में तो लेते हैं, ठीक है ना? वही बात लिखी हुई है। बताइए क्लियर है बच्चे? अब अगर इतनी अच्छी बात हमने कर ली, बस एक पॉइंट और सुन लो और फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। क्या टाइम हुआ है सर? ये क्या लिखा था सर? 3% प्लस 3% ऑफ SG भाई? 3% CGST और 3% SGST लगेगा ना, जैसे 0.5 है। अबे समझ गए ना? यहां पर भी ऐसे ही है। ओके ओके सर, समझ गया। 2.5 प्लस 2.5, और ये वाला भी 0.5 प्लस 0.5। क्लियर है बच्चे?
हाँ जी मैम जल्दी बोलो, हाँ जी मैम जल्दी बोलो। वो बात दुष्यंत कर रहा हूँ, बात करो ऐसा कर रहा तो मैं पहले ही ले रहा हूँ इधर इस टाइम पे ना। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? सर टेंशन भी क्यों आ जाती है? पॉइंट सोच रहा हूँ मैं। सुनिए बात, देखिए, देख पा रहे हैं? सर आप क्या बोल रहे हो? हाँ? डांट दिया सर आप। हाँ? मेरे को नहीं यार, किसी ने नहीं डांटा, पिंकी मैम का था अच्छा अरे बस यार। घर पे कॉल करके मैं हमसे सॉरी बुलवाऊंगा, बोल खौफ है भाई हमारे घर में। अच्छा नहीं सर वो तभी 3 झूठ है। बच्चे को रोने के बाद मारते मैंने पूछा सर से कि सर जो उसमें सबसे बड़े वाले बच्चे हैं, उनकी मम्मी कुछ बोलती नहीं है, कह रहे थे कि उनकी मम्मी तो और बोलती है और मारो। काश मैं दुष्यंत सर के लिए बोल पाऊंगा अभी कि उनके घर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। फिर क्या लगता है आपको, सर की शादी होगी नहीं होगी? सर इस जन्म में तो हाँ? इस जन्म नहीं होगी, तो करें अगले जन्म में जैसे कर्म है इंसान बनेगी नहीं वो। तो और कुछ मैंने कहते थे बच्चे ला लेना वो मैं ले आऊंगा ऐसी तरह से। चलिए एनीवेज, क्या अगर आप एक लैपटॉप ट्रेडर है, क्या आप सर्विसेज भी दे सकते हैं? उसको मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। कितने रुपए की दे सकते हैं आप? परसेंटेज एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो कितने रुपए की दे सकते हैं और क्या है, आइए देखते हैं एक बार। टर्नओवर का परसेंटेज है दैट इज 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर है, ठीक है? तो मैं मार्जिनल सप्लाई के बारे में लिख देता हूँ। इसके ऊपर ना क्वेश्चन नहीं है बहुत मार्जिनल सप्लाई पे। तुमने अगर मैं बोलूँ ना सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे अभी तुम्हारे, ठीक है? तो एक बार बस हम प्रोविजन लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अभी लिखोगे क्या? ले रहे हो आप इतना सारा मार्जिनल सप्लाई ऑफ, तो आप कितना दे सकते हो बच्चे? 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज। मेरा आपसे सवाल, मेरा पहला सवाल है सर जी, मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कितनी दे सकता हूँ? पिछले साल का टर्नओवर तो 0 है, 10% क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 5 लाख विच इज 5 लाख। और अगर मेरा पिछले साल टर्नओवर था 1,20,00,000, तो 10% कितना आएगा? 12 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, सो आई कैन गो विद द हायर। पेपर में ध्यान रखना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये लोअर ना लिख देना कहीं, विच एवर इज हायर। कहिए साहब, सर क्लियर ये मार्जिनल सप्लाई सर समझाना एक बार। भाई मार्जिनल सप्लाई है मतलब ये अलोंग विद सर्विस के साथ गुड्स वाला भी हो सकता था, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स, पर आपको मॉड्यूल में सिर्फ सर्विस मिलेगा। देख तेरी दुकान है, तू गुड्स बेच रहा है, तो क्या तू साथ में सर्विस दे सकता है? मार्जिनल सप्लाई हाँ दे सकता है, ठीक है? अब तू बोले सर मैं प्रॉपर सर्विस देना चाहता हूं, बाहर कर देंगे तेरे को कॉम्पोजिशन से, समझ रहे? ऐसा नहीं है तू गुड्स भी अच्छा खासा बेच रहा है, 50 लाख का 60 लाख की सर्विस दे रहा है, ऐसे नहीं होता। आपके लिए कॉम्पोजिशन नहीं है, आप गुड्स बेच रहे हो, थोड़ी थोड़ी सर्विस आपको अलाउड कर रहे हैं बस। सर ये लिमिट किस लिए है 10%, और ये दोनों लिमिट किस चीज के लिए है? कि मैक्सिमम, ये मैक्सिमम निकल रहा है, मैक्सिमम सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इतने रुपए की कर सकता है बस सर्विस सप्लाई।
तो मतलब 5 लाख मैक्सिमम हो गया एक तरीके से। नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर अगर पिछले साल का ज्यादा होगा तो वो भी तो ज्यादा आ जाएगा ना। अच्छा, तो मतलब जितना भी उसका 10% या 5 लाख जो भी हायर है वहां तक कर सकता हूँ, उससे ज्यादा हुआ तो मेरे को कंपोजिशन से बाहर कर देंगे। देखो, अगर आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज अमाउंट से ऊपर जाएगी, मान लो तुम करंट ईयर में, मैं मान लो मेरा फर्स्ट ईयर है, कितने रुपए की सर्विस कर सकता हूं मैं? 5 लाख। मैंने 6 लाख की कर दी, बाहर हो भाई आप कॉम्पोजिशन से। पहला साल है, कितने रुपए की सर्विस कर सकता हूं मैक्सिमम में? 5 लाख। मैंने 6 लाख की कर दी, यू आर आउट ऑफ कॉम्पोजिशन। हाँ, फिर नेक्स्ट मतलब देखना पड़ेगा ना, लिमिट जो भी है उस लिमिट से एक्सीड हुए यू विल बी आउट ऑफ कॉम्पोजिशन। एवरी ईयर आपको वो लिमिट चेक करनी है, लास्ट ईयर की क्या है, 5 लाख है, जो भी है वो चीज़ है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो सर जी आपका सारा का सारा कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर तो आ गया आपके पास, मिसलेनियस बातें होंगी पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आपको अच्छा लगेगा बेटा। क्या आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं? नहीं। क्या क्वेश्चन देख के आपको अच्छा लगेगा? क्या आप पास होना चाहते हैं? तो क्वेश्चन तो देख लो बेटा। हर्ष की बात नहीं है इसकी बात। डिसकंटिन्यू वाला तो मिल क्यों नहीं रहा? मॉड्यूल 1 में चार्ज में। अब आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बेटे मॉड्यूल। क्या मैडम? सेल्स होती हैं आपकी, लेकिन इट्स डिफरेंट फ्रॉम एग्रीगेट। टर्नओवर स्टेट भी सेल ही है, बस उसमें 1 अप्रैल टिल लायबल टू बी रजिस्टर्ड आपने नहीं लिया था, बस इतना फर्क है। कौन कौन से आइटम्स बाहर है ना बेटा, वो है ये। इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस नोटिफाइड प्रोडक्ट, ध्यान है? हाँ, तो जहां नोट्स बनाया वहीं पे लिख लीजिए। मैं तो टाइम दिया था, मैं तो। 1 मिनट में इतना सारा लिख लेगा। चलो ध्यान रखना, ये लिखना है आपको, ठीक है? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, all goods that is tobacco and manufactured tobacco, substitutes, aerated waters, fly ash bricks, fly ash aggregate, fly ash blocks, bricks, building bricks, earthen और roofing type। कोई दिक्कत आपको इसमें? नाम याद करने हैं आपको। अगर आप इन चीजों के मैन्युफैक्चरर हैं, यू आर आउट ऑफ कॉम्पोजिशन। क्लियर है जी? अब आपको मैं जो पॉइंट दिखाऊंगा अभी अभी जो हमने करा, ये लो पहले वो वाला मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस, वो वाला देख लो एक बार। समझ आ गया वो मार्जिनल सप्लाई का कैसे दिया हुआ? सेम। ये पढ़िए जरा, ये क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्टेड खरीद तो सकता ही है। ये नॉट एलिजिबल जो आपको कराया है, पढ़ लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अरे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको कलरफुल दिख रही है? अंधी नहीं हूँ सर मैं, ठीक है? नहीं मतलब ब्लैक तो दिख रहा होगा ना। ऑपरेशन मुझे लगा वेल्डिंग वाला लगा कर आई है। अच्छी बुक बनी। देखो सर, हाँ, फिजिकल में तो है बट
पैराग्राफ में पूरे पेज में सब लिखा ही हुआ है, बस एक के बाद एक लिखा ही जा रहा है। पढ़ते रहो फोन में लिखा है, पढ़ते मत, हाँ। भूल जाओ, पढ़ क्या रहे थे। और एक सीक्वेंसिंग भी अच्छी नहीं है कि मैं बोलूँ ICSI के बुक सही नहीं है कि पहले इसका तुम देखोगे ना, स्टार्टिंग एकदम ऐसी है जैसे मैंने बताया वैसा फ्रेमवर्क बना होगा, वो होगा स्टेप बाय स्टेप होगा, रीड करके खुद ही समझ आ जाता तो है। कंटेंट ICI का कंटेंट अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, अच्छा पढ़ लिया क्या? ऐसी मैं एक ब्रीफ दिखा रहा था, एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। वैसे तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। यही वाला कर लो एक बार, या पहले आसान वाले कराऊं? ठीक है नहीं, ये वाला कर लेते हैं मेरे। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग जाएंगे। फॉर कैलकुलेटिंग टर्नओवर, और वो 30 लाख जैसे ही करेगा तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होती बाहर कर दूंगा तेरे को, तो तू अप्रैल टू जून तब तो गिनेगा उसको, और 30 भी गिनेगा। सो टेक्निकली सितंबर के बाद यू आर आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ देख, मैं स्टार्टिंग से मैं समझा दूं। ये अप्रैल मई जून में आपका 20 लाख का टर्नओवर है। ठीक है, 20 लाख यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली, तो ये जो 30 लाख है ये तो आपका टर्नओवर ऑफ द स्टेट हो जाएगा, और इस पे आप GST पे कर देंगे। क्या है ये? सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? सर्विस फोटोग्राफी सर्विस है। 3% CGST, 3% SGST। पर आप बोलेंगे सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी तो 20 लाख के ऊपर 3% कहां से दे दोगे? आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया 50 लाख से। कैसे हो गया सर? ओ भाई, एग्रीगेट टर्नओवर जब भी निकालते हैं अप्रैल का लेते हैं। हाँ, तो 50 लाख एक्सीड हो गया। अक्टूबर टू दिसंबर में आप कॉम्पोजिशन में है ही नहीं, नॉर्मल स्कीम क्या। समझ रहे हो? अच्छे पॉइंट है इसके अंदर, वो मतलब अच्छा सही जगह बैठ गया। मनसा जी को समझ आया? सर बस 30 लाख पे गया है ना, 3% का। एक मिनट बता रहा हूँ क्या कह रहे, एक मिनट आ रहा हूँ, क्या कह रहे? सर मैं कह रहा हूँ बस 30 लाख पे गया है ना, 3%। Exactly, 20 लाख पे गया ही नहीं, क्योंकि वो एक्सक्लूड हो गया। बिल्कुल ठीक है ना, वो वही वाले पॉइंट्स है, बस उसको बहुत अच्छे से वो बताया। हाँ क्या कह रहे हो मैडम? तुम्हारे में या तो चार्ज में होगा, चार्ज में ही होना चाहिए, या कॉम्पोजिशन स्कीम अलग से भी हो सकता है, नाम दिख जाएगा, 7-8 पेजेस हैं। हाँ, चश्मा उतार के देखना दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर मतलब हो गया बस। अब 5 मिनट में बस हम 5 मिनट रीड कर लो, हैं? नहीं, थोड़ा प्रोविजन लिखना पड़ेगा। तू ऐसे टेबल तो बना सकता है, बट देखो प्रोविजन लिखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे फॉर्मेट दे देते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर का है तो टेबल बना के 5 नंबर में। और आपको एक चीज बता देता हूँ, हम लोगों ने वो जो गुड्स वाला करा था वो 10 सबसे 1 and 10, जो सर्विस वाला कोई सा भी ले लो आप। यार करने पड़ेंगे यार। फिर जैसे वो कम्प्लीट एक्शन करती है, वो याद नहीं उसका
नहीं भाई, घर पे चार्ट लगा। हाँ, मतलब वो ना बनाओ अपने पढ़ने का, वैसे वो जो सेक्शन मैंने लिखवाया वो कर। टैक्स 2-3 बार कटवा मैं सेक्शन सेक्शन हो ही नहीं रहे। मेन होने चाहिए, एचआरए याद कर लिया, मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे परक्यूट में अलग अलग वो 17 वो नहीं होगा। लेकिन एचआरए है, ग्रेचुइटी है, आसान तो डिडक्शन के पैसे आएंगे। डिडक्शन में तो मतलब और ज्यादा क्यूबी, आरआरबी, टीटीए, टीटीबी, सीडी, डबल डी ऐसे करके। और वो हेलो सर। हेलो सर मैं कह रहा हूँ जो इसमें जैसे लास्ट में मतलब जैसे हमें पता था 20 और 25 वाला तो पुराना है और नया 5 और 10 15 है, तो जैसे इसने आखिर में टोटल में 45 लाख पे सीधा 15 पे निकाल दिया 6%। हम भी ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं कि 15 लाख पे दिखा दे 6%? भाई, जैसे ये करा हुआ है ना, देखो वैसे ही करना है। सर आप हमें ऐसे ही बोलते। समझ रहे? ठीक है सर। हाँ जी, थर्ड इलस्ट्रेशन हो गई। क्या हुआ? अरे यार, वो एमसीडी वाले आ गए थे, मतलब लैंडलॉर्ड को फिर फोन करा, उसने कहा अब तो हटा दो भाई, वो हटा देंगे। तू 2-3 दिन से तभी तो नहीं आ रहा, कि ऊपर तक आ रहा है, कहीं क्लास नहीं है, घर जा रहा है? आ रहा था ना, मतलब तो क्लास हो सकती हाँ, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, दिस इज नॉट लीगल स्ट्रक्चर। वो उन्होंने करा होगा, मैंने उनको बता दिया था, उसने कहा मैं बात कर लूंगा उससे। फर्स्ट क्वार्टर में क्या है? 5 सर लाख कंपोजिशन खत्म कुछ रह गया है इसमें या फिर खत्म? थोड़ा सा रहता है, पर मैं मतलब अगली क्लास में कराऊंगा, वो अच्छा वाला टॉपिक नहीं है, वो थ्योरेटिकल टाइप से। हाँ जी, क्या कह रहे हो मैडम? मैडम मैंने पढ़ा भी नहीं है मैडम, इसमें तो कुछ फंसने का था ही नहीं, पता नहीं, पढ़ता हूँ, रुक जाओ। क्या है एक बार बताओगे बच्चों, क्या है इसमें, क्या कहानी है? टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 45 है, तो मैं एलिजिबल हूँ। तो करंट ईयर में मैंने 5 लाख की सेल करी, तो उसका 6% और 10 लाख करी, हो गया। क्या हो गया, कहाँ दिक्कत है? 50 लाख। क्या हो गया मैडम? ऑल ऑल वेल? ये वाला करोगे या बस अब खत्म करें? हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्लास में, 15-20 मिनट, आधा घंटा लगाकर, ठीक है। और सेट ऑफ तो अभी करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर जीएसटी को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों, कही ऑल क्लियर टू एवरीवन?